शहरियत तरमीमी कानून पर सियासी घमासान लगातार जारी है और उस बीच कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सीनियर लीडर ने कौमी इंसानी हकूक के चीफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएए मुजाहिरीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ज्यादतियों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट उनको सौंपी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर जुल्म किया। राहुल और प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू, अभिषेक मनु सिंघवी, जितिन प्रसाद, राजीव शुक्ला और सलमान खुर्शीद मौजूद रहे। बता दें कि पिछले महीने दिसंबर में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ यूपी में हुए मुजाहिरों में कई लोगों की जान गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। The ruling party personnel, members, office bearers being roped in to stop democratic protests, to conduct strong, arbitrary, cruel, illegal action. Very, very important, failure to lodge FIRs. Like this, there are 9 themes. I'll take 2 minutes more to amplify 2 or 3 of the themes which we amplified before them. Remember, we backed it up with photos and videos. Take, for example, FIRs. The law of the land in a judgment called Lalita Kumari is that you require virtually no inquiry before you lodge an FIR. Here, we have given innumerable FIRs which reflect 2 very funny but very tragic things. One, not a single police officer has been named as an accused or action taken on a single complaint or FIR. It is quite amazing that with videos and photographs in a state like UP, every police officer is white as snow. Second, FIRs galore have been filed against those who are the protesters. The victims have become the accused in FIRs liberally filed by the police. तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरे में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आइन के प्रियम्बल पढ़कर सुर्खियों में आए चंद्रशेखर को कल हैदराबाद पुलिस ने वहीं रैली नहीं करने दी। ये तस्वीरें हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लेने की। वही हैदराबाद जहां एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत की सरकार चल रही है, जहां गुज़िश्ता 10 दिसंबर को हुए तारीखी भीड़ वाले एहतजाज के बाद 17 दिसंबर को ओवैसी की क़यादत में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। लेकिन यौम जमहूरिया के तारीखी दिन पर ऐसा क्या हो गया कि रियासती पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में जमकर नोकझोंक भी हुई। मशहूर वकील महमूद प्राचा के साथ हैदराबाद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को पहले रियासती पुलिस ने मुजाहरे में जाने से रोका। जब वो जाने को बजिद हुए तो कानून इंतजामिया का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान आजाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है, लोगों को एहतजाज के हक से रोका जा रहा है। पहले हमारे लोगों को लाठियां मारी गईं, फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान महमूद प्राचा और इलाकाई पुलिस अफसर से नोकझोंक भी हुई। I know what law I know. Okay. Yeah, I have many reasons. Okay. Yeah, he is going to take rally from this place to any other place. He is right now seriously ill. He is taken an injection. Okay. Yes, sir. Executive magistrate. He is also accompanying. Yeah, I'm inspector. I am gazetted officer. No, you are gazetted I am officer. gazetted officer. केरल, पंजाब, राजस्थान के बाद तेलंगाना में भी नए शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज लाने की तैयारी में जुटी हुकूमत कार्रवाई के नाम पर काफी सख्त रही है। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली तिरंगा यात्रा को छोड़कर रियासती पुलिस मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटती रही है। हालांकि इस दौरान वो एहतजाजियों के सवालों का जवाब देने में बेबस नजर आते हैं। क्लोज्ड प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, क्लोज्ड प्लेस है, क्यों रोके सर? व्हाट लॉ ब्रीच आर वी डूइंग सर? नए शहरियत कानून के तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में फाड़कर सुर्खियां बटोरने वाले ओवैसी ऐसे मामलों पर खामोश रहते हैं।
तिरंगा यात्रा पर खामोश रहने वाली पुलिस ने पुरअमन मिलेनियम मार्च के दौरान दर्जनों मामले दर्ज किए थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कार्रवाई के नाम पर हो रही तफरीक महज एक इत्तेफाक है या सियासी इख्तलाफात का नतीजा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे के बीच पीएफआई के खिलाफ बड़ा इंकशाफ करने का दावा किया गया है। पीएफआई के खातों से कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल समेत कई वकीलों को पैसे दिए जाने की बात सामने आई है। पीएफआई के खिलाफ जांच में 73 बैंक खातों का पता चला है। पीएफआई के बैंक खातों में 120 करोड़ रुपए जमा किए गए और 2 से 3 दिनों में खातों से पैसे निकाले भी गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 20 दिसंबर को यूपी में हुए मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में भी पुलिस पीएफआई के हाथ होने का दावा करती रही है, जिसको पाबंद करने के लिए उसने मरकजी हुकूमत को खत भी लिखा है। इस पूरी कार्रवाई को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। My reply is very straight and simple. As regard these transactions are concerned, the law enforcement agencies are doing their job. I need not make any comment. But if there is a particular suspicious nature of transaction on a particular day, then obviously it raises serious apprehension. और एक बात तो मुझे लगती है कि देश भर में जिस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं वो सब वॉलंटरी नहीं है, ये बात मैं जरूर कहूंगा। पीएफआई से पैसों के लेन देन में कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि केरल की मशहूर रही हादिया केस की पैरवी करने के लिए मुझे ये फीस मिली थी, जिसे ऐसे माहौल में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि हुकूमत को मामले की जांच करनी चाहिए। किसी एक मामले को लेकर पूरे आंदोलन को बदनाम करना गलत है। स्टोरी क्या है कि हमने CAA कुछ ऐसे वकील हैं जिन्होंने CAA प्रोटेस्ट्स की वजह से पैसा लिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पार्टी फ्रंट ऑफ इंडिया से। तो असलियत तो ये है, और आपको याद होगा कि हादिया का केस हुआ था और वो हुआ था 2017 में। उसमें मैं वकील था और उस केस में जब भी मैंने पेश हुआ मैंने बिल भेजा, अपने एडवोकेट को बिल दिया। बिल की पेमेंट सारी हो गई और वो पहला बिल था वो 4 अगस्त 2017 में रेज किया था और आखिर का बिल 8 मार्च 2018 में रेज किया था। मार्च 18 तक सारी पेमेंट हो चुकी थी और वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए था। अब ये कहते हैं कि नहीं वो तो CAA प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ख्वाब आना था कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर बनेंगे, फिर CAA पार्लियामेंट में पेश होगा, फिर CAA पास होगा, फिर प्रोटेस्ट होगी, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होगी और उसके पैसे मैं 2017 में ले लूंगा। मतलब कि कुछ हद होती है। सरकार के लोग देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। अगर ऐसा है तो होम मिनिस्टर को चाहिए कि देश को बताएं पैसा कहां से आया है, कहां गया है, किस किस को बांटा गया है। सिर्फ एक खबर की बुनियाद पे आप उन लोगों को बदनाम करें जो CAA की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं होगा। अखिलेश यादव ने पीएफआई के खिलाफ हुए इंकशाफ पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर गैर ममालिक से फंडिंग हो रही थी तो सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी। नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, किसी तरह का इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। आखिरकार अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा था तो भारत सरकार की वो एजेंसियां क्या कर रही थी जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा था। जो लोग ध्यान हटाना चाहते हैं कम से कम ये सार्वजनिक करें कि वो किन किन तारीख में और कहां से वो पैसा आया है। तो कम से कम ये सरकार बताए कि इतना बड़ा 120 करोड़ का अमाउंट जो आप कह रहे हैं और भारत आया है या भारत में ही कुछ अकाउंटों में पहुंचा है, तो आखिरकार भारत की इतनी महत्वपूर्ण एजेंसियां क्या कर रही थीं। कर्नाटक बीजेपी एमएलए और वुज़रा की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जारी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रियासती वजीर सिटी राव एमएलए सोमशेखर के बाद एमएलए रेणुकाचार्य ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है। अपोजिशन जमात ने बीजेपी पर आम लोगों में नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। CAA के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों के बीच कर्नाटक वुज़रा और MLA लगातार धमकी भरे अंदाज दिखा रहे हैं।
सीटी रवि के गोधरा जैसे वाकयात के धमकीखेज बयान के बाद एमएलए सोमशेखर ने मजहबी आबादी के नाम पर मुजाहिरीन को निशाना बनाया था। अभी इस पर हंगामा जारी ही था कि बीजेपी एमएलए रेणुकाचार्य ने मुतनाज़े बयानात की झड़ी लगा दी। ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಅವರು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೌಲಾನಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಹೋದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು मसीदिಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪತೋ ಹೊರಡ್ತೀರಾ। मुस्लिमों को उनकी असल जगह बताने वाले रेणुकाचार्य ने कई और संगीन इल्जामात लगाए। सीएम बीएस येदियुरप्पा के करीबी ने यहां तक कहा कि ये मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, इसलिए वो अपने असेंबली हल्के में दी जाने वाली सहूलियात में कटौती का मुतालबा करेंगे। रेणुकाचार्य के बयान पर जारी हंगामे के बीच रियासती वजीर ने उनके इस बयान को उनका निजी बयान बताकर टालने की कोशिश की। उधर कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी बताए कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन चला रहा है। तो कर्नाटक बीजेपी अरकान की तरफ से इस तरह के मुतनाज़ा बयान का ये कोई पहला मामला नहीं है। मरकजी वजीर के ओहदे पर रहते हुए अनंत हेगड़े का आइन को लेकर दिया गया बयान काफी सुर्खियों में था। ऐसे सवाल उठने लाजमी है कि आम लोगों के बयानों को मुद्दा बनाने वाले लोग आईनी ओहदों पर फायज होने के खिलाफ कब अपनी जबान खोलेंगे और पुलिस कब तक ऐसे लोगों के इशारों में अपने वकार के साथ खिलवाड़ होता देखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के हुसैनाबाद मौजूद घंटाघर पर सीएए और एनआरसी की मुखालफत में ख्वातीन का एहतजाज जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट जफर याब जिलानी भी घंटाघर पहुंचे, एहतजाजी ख्वातीन को अपनी हिमायत दर्ज कराई। इस दौरान जफर याब ने कहा कि ख्वातीन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी और मजहब के लोग इन ख्वातीन की हिमायत कर रही हैं। जफर याब ने कहा कि जिन ख्वातीन पर केस दर्ज हुआ है उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद में वकील मौजूद हैं और सभी को छुड़ा लिया जाएगा। आपको बता दें कि घंटाघर पर हो रहे एहतजाज पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तलबा लीडर पूजा शुक्ला समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। और ये जो इनकी हरकतें हो रही हैं गैर इंसानी, गैर समाजी, जो हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, अगर ये ज़्यादा हरकतें ऐसी करते रहेंगे तो यकीनन इनको इसकी सजा मिलेगी। 200 लोग के ऊपर से मुकदमे लिखे गए हैं, महिलाओं पे मुकदमे लिखे गए हैं। मुकदमों की हमें कोई फिक्र नहीं, हम वकील है पेशे से, हम जानते हैं मुकदमों को। यहाँ के जो औरतों मुकदमे लिखे जा रहे हैं इस पे सब हम लोग, हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा वकील मौजूद हैं, इंशाल्लाह सबको डिफेंड करेंगे। सब लड़कियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, वो बगैर जेल जाएंगे, इंशाल्लाह उनकी जमानत होगी। और रसिक गेम एंड ज्वेलरी अपने हैदराबाद फाउंडेशन के 10 साल पूरा कर चुका है। इस मौके पर रसिक के बानी डॉक्टर एम रजा ने लोगों को मुबारकबाद पेश की। तमाम हामियों के साथ रसिक पर यकीन रखने वालों को तालीम पर चलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि तालीम ऐसी चीज है जिससे सारे मसले हल हो सकते हैं। रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स जो दुनिया भर में जो जिसका नाम है, आप लोगों को इसका शेयर जाता है, जो लोगों ने हमारी खिदमत हासिल किए हैं। मेरा तजुर्बा 20 साल का बता दूं, ये इल्म इंसान की हर मुश्किल को दूर करने का नाम है, क्योंकि तजुर्बा और इल्म में वो ताकत होती है, इंसान की हर परेशानी दूर किया जा सकता है। हज़ारों साल से ये इल्म लोगों ने मुश्किलात उठाकर अपने को फना कर कर हम तक इस इल्म को पहुंचाया है। मैं तजुर्बा बता दूं, यहाँ पर अगर शादी का मसला हो या कारोबार का मसला हो, चाहे सियासत का मसला हो, चाहे सेहत का मसला हो, नौकरी का मसला हो, अगर इंसान परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उसका दिमाग परेशान है, माइंड ब्लैक हो चुका है, उस समय में ये इल्म आपकी निशानदेही करेगा, ये इल्म आपको रास्ता दिखाएगा। उसी तरीके से अल्लाह ताला की नेमतुल्लाह, नेमत उज़्मा, जवाहरात से फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी कामयाब बना सकते हैं। अब मुल्क में प्रोटेस्ट का अंदाज बदलने लगा है। आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब दीगर हुकूमतों में भी दिखने लगा है, जहां हुक्मरान जमात भी एहतजाज के जरिए अपनी बात रख रही है। सीएए के खिलाफ हो रहे मुजाहरों के जवाब में बीजेपी जगह जगह बेदारी मुहिम और इसके लिए मार्च भी निकाल रही है। तो आंध्र प्रदेश में राजधानी को लेकर अपोजिशन के हंगामे के जवाब में वाईएसआर कारकुनान भी एहतजाज के जरिए अपनी मुखालफत दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान पार्टी कारकुनान ने चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर को नजरे आतिश किया और सड़क पर ही लंगर लगाकर लोगों को खाना खिलाया।